नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो आपके क्लास 12 के होम साइंस का चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है, जिसका नाम है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि वस्त्र और परिधान है, वस्त्र जैसे कपड़े वगैरह हो गए, परिधान भी वस्त्र को ही हम बोलते हैं। तो उसके लिए जो डिजाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम ऐसे कोई भी फीका वस्त्र तो नहीं पहन सकते हैं। हम कोई भी अगर वस्त्र है, ड्रेस है, देखते हैं तो उसके कलर को देखते हैं, कलर के साथ उसका जो डिजाइन है, पैटर्न है, उसको देखते हैं। ऐसा ड्रेस हम चूज करते हैं जो अट्रैक्टिव हो, है ना। तो वही हम इसमें समझेंगे कि किस किस तरीके के डिजाइन होते हैं और डिजाइन यूजफुल किस तरीके से होते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे और डिजाइन जो है किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाते हैं एक ड्रेस को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी आपके ये 3 चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 8 है, 9 है और 10 है। इन तीनों में हम क्या करने वाले हैं, वस्त्र के बारे में ही समझने वाले हैं। जैसे यहाँ हमने वस्त्र के डिजाइन देख लिए, फिर हम आगे क्या देखेंगे, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ट्रेंडिंग वस्त्र जो है उसके बारे में समझेंगे। और जो आपका लास्ट चैप्टर होगा, मतलब चैप्टर नंबर 9 वस्त्र से रिलेटेड, उसमें क्या है, हमारा वस्त्रों की देखभाल के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आपको जो ये चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं, इसके टॉपिक्स जो है देखते हैं और साथ ही में जो चैप्टर है उसको क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ये क्या है, डिजाइन को परिभाषित कीजिए। अब पूरा चैप्टर हमारा किस पे है, डिजाइन पे ही है। ऑब्वियस सी बात है, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन हमने ये पढ़ लिया ना। तो हम इसमें क्या है, फर्स्ट जो हमारा दिया गया है कि डिजाइन को परिभाषित कीजिए। डिजाइन क्या है, हम क्या करते हैं, डिजाइन की हम बात कर ले तो कोई भी ऐसा पैटर्न होता है ना डिजाइन, जो कि ड्रेस को क्या है बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है, उसकी सुंदरता को निखारता है, उसको हम डिजाइन बोलते हैं। है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, डिजाइन उन उत्पादों की कल्पना करने, योजना बनाने और कार्यान्वित करने की मानवीय सामर्थ्य है जो मानव जाति को किसी व्यक्तित्व अथवा सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है। तो इसमें मेनली क्या बताने का प्रयास किया गया है कि डिजाइन क्या है, ऐसी कल्पना है, हमने खुद से ही डिजाइन क्या है बनाया है। हमने अपने मन में ही सोचा है कि ऐसा डिजाइन इस ड्रेस पे अच्छा लगेगा, हमें ये पैटर्न यहाँ बनाना चाहिए। हमने कहीं पे ऐसे सर्कल बना दिए हैं, कहीं पे इस टाइप से बना दिया है, या हमने ऐसे बना लिया। आपने देखे होंगे बहुत सारे एलिफेंट के डिजाइन होते हैं, ट्रीज वगैरह होती है, मोर के डिजाइन होते हैं। तो क्या है, ये मानवीय कल्पना है एक तरीके से कि किस तरीके से किस वस्त्र पे कौन सा डिजाइन अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मेनली आपको यही डिजाइन में जो परिभाषित है वो किया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका दे रखा है डिजाइन के प्रकार। डिजाइन के कितने प्रकार है, तो हमारे डिजाइन के 2 प्रकार है, जिसमें संरचनात्मक है और अनुप्रयुक्त है। इसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आपको ये नाम क्या है याद रखने हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये है। तो फर्स्ट यहाँ हम संरचनात्मक देख लेते हैं। संरचना की बात की जा रही है, स्ट्रक्चर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो डिजाइन कपड़े की मूल कटाई पर निर्भर करता है। डिजाइन क्या है, हमारा कपड़े की जो मूल कटाई है, मतलब स्टार्टिंग में ही हम ड्रेस को जब डिजाइन कर रहे हैं, क्या है, एक शेप दे रहे हैं, वहीं पे क्या है, हम डिजाइन को क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल में रखते हैं। ठीक है, कपड़े को विभिन्न रूप में काटकर और सिलकर पोशाक में संरचनात्मक डिजाइन को लाया जाता है। हमने क्या किया है, विभिन्न रूपों में वस्त्रों को क्या है डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे डिजाइन की बात की जा रही है। आपने डिजाइन देखी होंगी, कोई ड्रेस की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक फ्रॉक की बात कर लेते हैं। कैसी होगी वो फ्रॉक, यहाँ पे हमने इस तरीके से ले लिया और यहाँ पे क्या है, ये फ्रॉक का नीचे का एरिया है। ठीक है, आप इसमें मैनेज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो ये आप देखते हैं बहुत सारी वो क्या बनी रहती है ना, कोनी टाइप की बनी हुई रहती है ड्रेस में, जो आप ड्रेस जब घूमते हो तो ड्रेस का शेप जो है पता चलता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इस तरीके से है। तो क्या किया गया है, इसकी स्टार्टिंग में ही क्या है, इस तरीके से इसको काटा गया है, इसका पैटर्न तैयार किया गया है कि एंड में जब इसको जोड़ा जाए, इसको क्या है, एक संरचनात्मक रूप दिया जाए तो वो इस तरीके से नजर आए। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि किस तरीके से डिजाइन में हम संरचना देते हैं। तो हम डिजाइन के लिए क्या करते हैं, जब हम वस्त्र को शुरुआत में ही, जब उसका मूल होता है, हम उसी टाइम क्या करते हैं, अलग अलग शेप में, अलग अलग पैटर्न में काट लेते हैं। उसके बाद जब उन जो है हमारे जो पार्ट है, जो कटे हुए पार्ट है, उसको जोड़कर एक वस्त्र तैयार करते हैं, तो वही उनका डिजाइन जो है वो कहलाता है। कौन सा डिजाइन, संरचनात्मक डिजाइन, वो हमारा जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट है, तो ये क्या है हमारा अनुप्रयुक्त डिजाइन। इसमें क्या है कि कपड़े पर ऊपरी सजावट से बनाया जाता है। अब क्या है,
संरचनात्मक डिजाइन क्या है, यहाँ पे हमने ये देख लिया इस तरीके से शेप है। अब अनुप्रयुक्त डिजाइन कौन सा है, ऊपर जो शेप मैंने यहाँ बताया, जैसे यहाँ पे लहंगे के कोने में हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे डॉट डॉट के डिजाइन दिए गए हुए हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रयुक्त डिजाइन बोलेंगे। क्योंकि ये क्या है, ये कपड़े की ऊपरी सजावट के लिए इसमें बनाया गया है। कपड़े की अंदरूनी सजावट क्या हो जाएगी कि कपड़े को ही काट कर ये जो डिजाइने हैं ये बनाई गई है, और ऊपरी सजावट क्या हो जाएगी कि इसको और ज्यादा निखारने के लिए हमने क्या किया है, इसके ऊपर इस तरीके कुछ शेप है वो हमने दे दिए हैं, इस तरीके के शेप है वो हमने दे दिए हैं। यहाँ पे सर्कल देख लिया आपने, हमने वो बना लिया है। कुछ और हम फूल बना लेते हैं, वैसे शेप क्या है हमने ऊपरी सजावट के लिए बनाया है, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुप्रयुक्त डिजाइन कहेंगे। ठीक है, इसमें पोशाक को और आकर्षक दिखता है, इससे क्या होता है, पोशाक जो है और ज्यादा अट्रैक्टिव जो है नजर आती है। जैसे कपड़ों पर कशीदाकारी, फैंसी बटन, लेस हो गया, जैसे कि बताया गया। कुछ आप देखते हैं ड्रेस होती हैं, गर्ल्स की हम बात कर ले, बॉयज में भी क्या है एक्स्ट्रा, अगर आप बाजुओं पे देखेंगे तो बहुत सारी जो ऐसे मतलब एक दो बटन जो होते हैं एक्स्ट्रा दिए होते हैं, किस लिए, डिजाइन के लिए दिए होते हैं। गर्ल्स की हम बात कर ले तो क्या है, एक टॉप होता है इस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये टॉप है, तो इसकी डिजाइन को आकर्षित बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे डिजाइनर जो बटन होंगे बड़े, उसको क्या है लगाया जाएगा, ताकि क्या है ये टॉप जो है और ज्यादा अच्छा लगे। या हम साड़ी की बात कर ले, साड़ी हम देख लेते हैं तो साड़ी में क्या होता है, यहाँ नीचे क्या है बॉर्डर आप देखते हैं, लेस लगाए जाते हैं साड़ी के अंदर, जिससे क्या होता है कि साड़ी और ज्यादा जो है सुंदर नजर आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डिजाइन हमने फर्स्ट देख लिया, क्या है, मानवीय कल्पना है। सेकंड, हमने डिजाइन के दो प्रकार देख लिए, उसमें हमने संरचनात्मक देखा, तो क्या है कि हम क्या करते हैं, डिजाइन के कपड़ों को ही हम यहाँ पे मूल रखते हैं, कपड़ों को मूल रखा जाता है, और कपड़ों को क्या है अलग अलग पैटर्न में काट लिया जाता है, और साथ में जब उसको जोड़ा जाता है तो उसको हम संरचनात्मक डिजाइन बोलते हैं। और फिर हमने अनुप्रयुक्त डिजाइन देख लिया कि कपड़े की ऊपरी सजावट को और ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से और चीजें जो है ऐड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रयुक्त डिजाइन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हो गया है, कशीदाकारी हो गया, फैंसी बटन वगैरह या लेस वगैरह हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है आपको सबको समझ में आ गया होगा। आगे के टॉपिक जो है हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, आपको जो डिजाइन के तत्व है वो दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, डिजाइन में क्या है, फर्स्ट रंग है, सेकंड हम बुनावट देख लेते हैं, थर्ड रेखा है, और फोर्थ आकृति या फिर आकार है। आगे क्या करेंगे, हम इस डिजाइन जो तत्व है उसको हम समझेंगे। बाकी ये जो नाम है आपको याद रख लेने हैं कि डिजाइन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा रंग हो गया, बुनावट हो गया, तत्व हो गया, रेखा हो गया, ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए जरूरी होती है हमारे डिजाइन में। ठीक है, तब इसको हम क्या है अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये किस तरीके से यूजफुल होते हैं हमारे डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, आ गया नेक्स्ट की वस्त्रों में रंग का चुनाव निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब हम किसी वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, हम वस्त्रों का चुनाव करेंगे तो हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा ही वस्त्र तो नहीं ले लेगा, आपको कोई वस्त्र पसंद नहीं है, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, तो आप क्या करोगे, वो वस्त्र लेना पसंद करोगे नहीं, आप तो क्या करोगे कि आप उसको मना कर दोगे। आप अपनी जो आपकी पसंद होगी वो आप बताओगे कि मेरे ऊपर ये कलर अच्छा लगता है, या मुझे इस टाइप का ड्रेस चाहिए, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, शॉर्ट चाहिए या फिर लहंगा चाहिए, ऐसी बातें आप बताओगे। तो वही यहाँ पे है कि जब कोई भी वस्त्र है तो हम वस्त्रों में रंगों का चुनाव निम्न बातों पर हम निर्भर करते हैं कि जो रंग है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। फर्स्ट जो हमने यहाँ पे देख लिया तत्व के बारे में कि डिजाइन के तत्व में हमने रंग देखा, तो अब यहाँ पे आ गया है कि रंग किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, व्यक्ति की पसंद। ऑब्वियस सी बात है, व्यक्ति की पसंद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको कौन से कलर का रंग अच्छा लगता है, कौन से कलर का रंग जो है उसके ऊपर सूट करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मौसम की हम बात कर ले, अब गर्मी में क्या होता है, हम कुछ ऐसे होते हैं ना रंग जो कि बहुत ज्यादा भड़कीले होते हैं, वो रंग क्या है अच्छे नहीं होते, वो क्या है पसीने को अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, तो वो सब कलर क्या होते हैं उतने ज्यादा खास नहीं लगते गर्मी में, या पहनने में अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मौसम भी क्या है रंग को इफेक्ट करता है। ठीक है,
समारोह अवसर, ठीक है, हम कहीं पे जा रहे हैं, कहीं अवसर में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उस टाइम, तो भड़कीले कलर हो गए, ऐसे देखेंगे, अच्छी कशीदाकारी की गई हो, अच्छी डिजाइनिंग हो, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये रंग में क्या है, हमारा समारोह या अवसर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाएगा। फिर लोगों की भावनाएं हो गया, संस्कृति, परंपरा, जलवायु, फैशन। तो इसकी हम बात करें तो इसमें क्या है कि लोगों को किस टाइप का कलर जो है वो पसंद है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। संस्कृति, परंपरा, अब क्या है, सबकी अलग अलग संस्कृति होती है, कल्चर चलते हुए आ रहे होते हैं, तो इसके हिसाब से भी क्या है, रंग वगैरह जो है वो चूज किए जाते हैं, ठीक है। जलवायु, तापमान, मैंने बताया जैसे गर्मी में ऐसे वस्त्र नहीं पहने जाते जिनके रंग क्या है बहुत ज्यादा भड़कीले होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फैशन, अब ट्रेंड में कौन सा चीज चल रहा है, कौन सा कलर चल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीजें होती है, किस लिए, वस्त्रों के रंग के चुनाव के समय, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपके जो रंग है उसके बारे में समझेंगे। तो रंग यहाँ पे क्या है, शांत प्रभाव वाले रंग, बहुत सारे तरीके के रंग होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है हमारा एक है शांत प्रभाव वाले रंग, फिर है उत्तेजित प्रभाव वाले रंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको नाम से पता चल रहा होगा, शांत प्रभाव मतलब क्या है, शीतल, हम बोलते हैं जो कलर हमारी आंखों को चुभता ना हो, देखने में काफी अच्छा लगता हो। उत्तेजित मतलब हम भड़कीले की बात कर ले, कुछ ऐसे रंग होते हैं, तो वो इसमें क्या आ जाएंगे, हमारे उत्तेजित प्रभाव वाले रंग में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो शांत प्रभाव वाले रंग क्या है, रंग होते हैं जो कम तरंग वाली प्रकाश किरणों का समूह होता है, जैसे हरा हो गया, नीला, बैंगनी। अब इसमें क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया है कि रंग वो होते हैं जिसमें कम तरंग वाली प्रकाश की किरणों का समूह होता है, मतलब एक तरीके से हम बात कर ले कि वो ज्यादा किरणों को ऑब्जॉर्व नहीं करती है अपने अंदर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बताया गया है कि हरा हो गया है, नीला हो गया और बैंगनी हो गया। उत्तेजित प्रभाव वाले रंग क्या है, वे रंग होते हैं जो अधिक तरंग वाली प्रकाश किरणों का समूह होता है, जिसे लाल, नीला, नारंगी और पीला, ठीक है, लाल, नारंगी और पीला। यहाँ पे ये जो है ऑरेंज हो जाएगा आपका जो नारंगी है, ठीक है। तो अब लाल की बात कर ले, अगर आप सनलाइट में जाते हो आप देखते हैं किस तरीके से वो चमकता है अलग से। पीले की बात कर लो, कितने ज्यादा मतलब आप देखते हैं कि वो अजीब से चमकने लग जाता है, तो ये क्या करते हैं, जो प्रकाश की तरंगें होती है उसको अंदर अपने अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तेजित प्रभाव वाले रंग हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो रंग है वो समझ में आ गए होंगे। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारा आ गया है रंगों के 3 रूप। अब हम रंगों के जो रूप है उसके बारे में हम उसको समझेंगे। यहाँ देख लेते हैं रूप में क्या है, एक यहाँ पे हमारा हायु दे रखा है, ठीक है। मान में हमारी 2 चीजें हैं, रंगत है और आभा है, हम इसको समझेंगे। फिर हमारा तीव्रता, क्रोमा है, ठीक है। तो हम इन सब क्या है, रंगों के 3 रूप है, आपको याद रखने हैं। नीचे वाले अभी आप छोड़ दीजिए, क्या है हमारा हायु है, मान है और तीव्रता, क्रोमा है। अब मान की हम बात कर ले तो इसमें क्या है, हमारे 2 प्रकार के और हैं, जैसे कि रंगत और आभा। इस तरीके से आपको क्या है याद करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे रंग के 3 रूप हैं, ठीक है। अगर मान के रूप पूछे जाए तो आप बोल सकते हैं कि मान के 2 रूप है, जिसमें हमारा रंग और आभा आता है। बाकी अगर रंगों के रूप पूछे जाए तो कौन से हमारे 3 रूप है, हायु है, मान है और तीव्रता, ठीक है। आपको ये याद रखना है। बाकी अब हम इसको क्या है समझ लेते हैं, इसमें हमारा क्या क्या आएगा। तो क्या है, हमारा फर्स्ट हायु दे रखा है, ये क्या है, हायु रंग का सामान्य नाम होता है। ये क्या है, सामान्य नाम है हमारे रंग का, ठीक है। जैसे लाल, नीला, पीला, ऐसे रंग क्या है, आपने नॉर्मली सुने होंगे, आपकी जुबान पे यही रहता है सबसे पहले, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, ऐसे रंग जो होते हैं, तो ये क्या है, हमारे सामान्य रंग को ही क्या बोलते हैं, हायु कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मान दे रखा है, जो कि हमने मान यहाँ देखा, जिसके ये 2 रूप है हमारे। तो क्या है, मान रंग का हल्कापन या गहरापन बताता है। अब यहाँ पे मान क्या है कि रंग क्या है, किस तरीके का है। अब हम ग्रीन की बात कर ले, हम रेड की बात कर ले, पीले की बात कर ले, नीले की बात कर ले, उसमें क्या है, हर तरह के कलर होते हैं, कोई बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, कोई बहुत ज्यादा लाइट होते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा मान है, रंग का जो हल्कापन या फिर गाढ़ापन है उसको दर्शाता है, ठीक है। सीधा यही आपसे अगर मान की डेफिनेशन पूछ ले तो आप ये लाइन जो है इसमें लिख सकते हैं कि मान क्या करता है, वस्त्र का रंग का जो है हल्कापन या गाढ़ापन है वो दर्शाता है, ठीक है।
किसी रंग में सफेद रंग मिलाकर उसे हल्का किया जा सकता है ना। हम क्या कर सकते हैं, किसी रंग में हमने अगर व्हाइट कलर मिला दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो कहीं ना कहीं जो कलर होगा वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। इसे आभा कहते हैं। अब ये क्या है, हमारा आभा हो जाएगा, हमारा जो मान है वो यहाँ तक है, ठीक है, जिसमें मान क्या करता है, रंगों का हल्का या गहरापन बताता है। आभा की बात की जाए तो क्या है, हम किसी भी रंग में क्या कर रहे हैं, सफेद रंग मिला के उसके टेक्सचर को थोड़ा क्या कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आभा कहेंगे, ओके। फिर किसी रंग में काला रंग मिलाकर उसे गाढ़ा किया जा सकता है, इसे रंगत कहते हैं। जब हम रंग को हल्का करते हैं तो उसको हम आभा कहते हैं, जब हम रंग को गाढ़ा करते हैं तो हम उसको रंगत कहते हैं, ठीक है। आपको ये क्या है, याद रखना है। और जैसे गुलाबी और मेहरून लाल रंग के दो नाम है। अब गुलाबी और मेहरून क्या है, किससे मिलकर बना है, लाल रंग से ही मिलकर बना है, और ये क्या है, लाल रंग के ही दो नाम है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे 3 चीजें हमने देख ली। फर्स्ट, मान हमने देख लिया, क्या करता है, रंगों का जो हल्कापन है, गाढ़ापन है, वो हमें दर्शाता है। फिर हमने आभा देखा। आभा क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाकर उसका जो है टेक्सचर है उसको हल्का कर देते हैं, उसको हम आभा कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, रंगत पढ़ा। क्या है, जब हम किसी भी रंग में काला रंग मिलाकर उसको गाढ़ा कर देते हैं उसको हम रंगत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिया, गुलाबी और मेहरून क्या है, हमारे लाल रंग के दो मान है, ठीक है, इन्हीं से निकलकर ये बना है। तो आई होप आपको मान जो है वो समझ में आ गया होगा। आपका जो नेक्स्ट है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ आ गया आपका तीव्रता या क्रोमा, इसको अब हम समझेंगे। तो क्या है ये, यह रंग की मंदता या चमक बताता है। अब ये क्या है, हमारा तीव्रता या क्रोमा क्या है, कि जो रंग है, जो रंग हमने चूज किया है वो कितना तीव्र है, मतलब लोगों की आंखों में आ रहा है, या फिर हल्का। हम बोलते हैं ना कुछ दूसरे रंग होते हैं जो कि क्या है, उदास से कलर लगते हैं, हम कुछ चटकीले भड़कीले पहनते हैं तो वो क्या है, लोगों की नजर में जल्दी आ जाते हैं। तो यही क्या करता है कि मंदता मतलब क्या है, कितना मतलब कलर उसका डल है, ऐसा हम बोल सकते हैं, और चमक कितना वो चमकीला है, ये हमें बताता है कौन, हमारा तीव्रता या क्रोमा, ठीक है। जैसे गुलाब का लाल रंग और रक्त लाल रंग विभिन्न तीव्रता के होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो गुलाब का लाल रंग है, हम देखते हैं गुलाब का लाल रंग किस प्रकार का होता है, जो कि आंखों को क्या है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। वहीं पे यहाँ रक्त का लाल रंग की हम बात कर ले तो ये इसका कलर क्या है, अलग ही होता है। गुलाब की हम बात कर ले तो उसका कलर कैसा होता है, हल्का होता है, लाल होता है लेकिन हल्का होता है। लेकिन हम रक्त की बात कर ले तो उसका कलर क्या है, बहुत ज्यादा डार्क होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या बता रहा है कि ये मंदता है या फिर चमक है। ये किस में आ जाएगा, हमारा मंदता में आ जाएगा, क्योंकि इसका रंग क्या है, आंखों को काफी अच्छा भी लगता है और क्या है, नॉर्मल होता है रक्त के लाल रंग से। लेकिन हम यहाँ पे रक्त की बात कर ले, रक्त के लाल रंग की बात कर ले तो इसमें क्या है, एक तरीके से चमक जो है वो होती है, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा तीव्रता या क्रोमा का कार्य है कि ये जो हमारा रंग है वो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है या वो रंग कितना डल है, उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ हम आपका जो आ गया है नेक्स्ट, रंगों के प्रकार आ गए। हमने ऊपर रंगों के रूप देखे थे, अब यहाँ पे हमने रंगों के प्रकार देखने हैं। क्या है, प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है, तृतीयक रंग है, ठीक है। अब हम इसके बारे में समझेंगे कि प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग जो है हमारे आते हैं, द्वितीयक में कौन कौन से रंग आते हैं, और तृतीयक में किस प्रकार से रंग जो है उत्पन्न किए जाते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट आपका बता रखा है प्राथमिक रंग, इसमें क्या है कि यह मूल रंग होते हैं। मूल रंग क्या है, मूल की हम बात कर ले तो जहां से हमारा स्टार्टिंग जो है वो हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, मूल रंग बोलते हैं, ठीक है। जो किसी अन्य को मिलाने से नहीं बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब ये स्टार्टिंग का ही रंग है तो हमने यहाँ पे कुछ मिलाया तो नहीं होगा, जो स्टार्टिंग में उत्पन्न हुआ होगा वही सीधा हमने कलर क्या है सामने रखा होगा। तो ये मूल रंग होते हैं, इसमें कोई भी अन्य रंग नहीं मिलाए जाते हमारे प्राथमिक रंग में, ठीक है। जैसे कि लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग जो है वो होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका द्वितीयक रंग आ गया है। तो ये क्या है,
जब दो प्राथमिक रंगों का समान मात्रा में मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग क्या है, उत्पन्न होते हैं। जैसे अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे प्राथमिक रंगों को देख लिया, क्या है हमारा, लाल है, पीला है, नीला है, ये आ गया हमारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, नीला और पीला ये दोनों क्या है, हमारे प्राथमिक रंग है। आपने यहाँ देख लिया कि यहाँ पीला भी आ रहा है, यहाँ पे नीला भी आ रहा है। हमने जब इन दोनों को मिलाया, प्राथमिक रंगों को मिलाया, हमें क्या है, एक द्वितीयक रंग जो है हमारे सामने निकल के आया, वो क्या है हमारा, हरा। तो हरा किस में आ जाएगा, हमारा जो सेकंड जो होगा उसमें आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कलर में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या है, द्वितीयक रंग में हमारे वो रंग होते हैं जब हम प्राथमिक रंग के, जो हमारे जो प्राथमिक रंग होते हैं, उन दो रंगों के समान मिश्रण को आपस में मिलाते हैं और हमें क्या है, द्वितीयक रंग जो मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग, या फिर द्वितीयक हम जो है उसको कहते हैं। ठीक है, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो रंग उत्पन्न होता है उसको हम द्वितीयक रंग बोलते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल इस तरीके से आप दे सकते हैं। आपको क्या है, एग्जाम्पल याद रखने होंगे, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि कोई सा भी रंग उत्पन्न हो रहा है। वैसे तो आपको क्या है, इसको याद कर लेना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे नीला पीला है, इससे क्या है, हरा बन रहा है। नीला लाल है, इससे हमारा बैंगनी बन रहा है। लाल पीला है, इससे हमारा नारंगी जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको जो प्राथमिक और द्वितीयक रंग है वो समझ में आ गए होंगे। आपका जो तृतीयक रंग है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब दो रंगों, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो तृतीयक रंग बनते हैं। अब क्या है, फर्स्ट में क्या है, मूल रंग होता है, इसमें हमने कोई भी मिलावट नहीं की होती है, जो हमारा प्राथमिक रंग होता है। द्वितीयक में हम क्या करते हैं, प्राथमिक रंग के हम प्राथमिक दो रंगों को लेते हैं और उनको मिलाते हैं तो हमें द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। अब तृतीयक में क्या है, हम एक प्राथमिक रंग को लेते हैं और एक द्वितीयक रंग को लेते हैं और उसके मिश्रण से हमें क्या है, जो रंग बनता है उसको हम तृतीयक रंग जो है वो बोलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, प्राथमिक रंग जैसा द्वितीयक रंग जैसा नहीं है कि आप इसमें लिख दो हम दो द्वितीयक रंगों को मिलाते हैं तो तृतीयक रंग जो है हमारा उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है, हम एक फर्स्ट को रखते हैं, एक सेकंड को रखते हैं, तब हमें थर्ड जो है वो मिलता है। ठीक है, फर्स्ट में हमने कुछ नहीं रखा, पहला अपने आप ही उत्पन्न हुआ है। जैसे हमने नीला देख लिया था, लाल देख लिया था, ठीक है, हमें ऐसे मिला है। सेकंड में हमने क्या किया है, दो फर्स्ट को मिलाया है तब हमें सेकंड मिला है। थर्ड के लिए हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट और सेकंड को मिलाया है तब हमें थर्ड जो है वो मिला है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो पॉइंट है इसको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे हम रंग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाल क्या है, हमारा प्राथमिक रंग है, लाल हमारा प्राथमिक रंग है और नारंगी हमारा क्या है, द्वितीयक रंग है। और इससे हमारा क्या है, तीसरा रंग बना है जो कि लाल नारंगी है। ठीक है, ये मिक्सचर है लाल और नारंगी का। ठीक, वैसे यहाँ पे लाल बैंगनी है, इससे हमारा तीसरा रंग क्या बना है, लाल बैंगनी। ये उस टाइप का मिक्सचर क्या है हमारे सामने जो है उत्पन्न होगा। ऐसे ये सारे रंग यहाँ बता रखे किस तरीके से हमने प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाकर तृतीयक रंग को उत्पन्न किया है। ठीक है, तो आई होप आपको जो तीनों रंग के रूप थे, प्रकार थे, वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहते हैं तो आप। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके आ गए हैं उदासीन रंग। अब उदासीन रंग की हम बात कर लेते हैं ना, जो थोड़े फीके से रंग होते हैं, धूसर टाइप के होते हैं, वो हमारे क्या है, उदासीन रंगों में आएंगे। देखिए, उदासीन रंग अवर्णक, इसको हम क्या बोलते हैं, अवर्णक जो भी है वो हम उसको कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बिना रंग के रंग कहलाते हैं, जैसे सफेद, काला, धूसर, रजत, गाजिया इत्यादि। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे उदासीन रंगों में आएंगे। अब हम इनके रंगों के प्रकार कर ले तो ये थोड़े मंद होते हैं ना, डल टाइप के ही होते हैं। हम व्हाइट की बात कर ले, किस तरीके का होता है। अब तो ये सारे क्या है, हमारे उदासीन रंगों में आएंगे। ठीक है, आपको ये क्या है याद रखना, उदासीन रंग से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। तो उदासीन रंग हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये बिना रंग के रंग कहलाते हैं। ठीक,
इसमें हम क्या करते हैं, व्हाइट में हम कुछ मिला के क्या कर सकते हैं, उसको हम लाइट कर सकते हैं, हम ब्लैक मिला के क्या कर सकते हैं, उसको डार्क कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के रंग होते हैं जो कि बिना रंग के होते हैं। अब इसका क्या है, हम व्हाइट की बात कर ले तो कोई कलर तो है नहीं उसके अंदर, हमने कुछ मिक्स कर देंगे उसमें तो एक नया कलर क्या उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे हम ब्लैक की बात कर ले, हम उसमें कुछ मिक्स कर देंगे तो एक नया कलर जो है उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो रंग है वो उत्पन्न नहीं होते, लेकिन फिर भी क्या है, ये कलर जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रंग को पहचान का जो है, सॉरी हाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहां आपसे पूछा गया है कि रंग को पहचानने के कई तरीके होते हैं, उसको आपको बताना है। ये जो है आप इसको हटा दीजिए यहां से, कि रंग को पहचानने के कई तरीके हैं, उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि रंगों के विभिन्न मान और तीव्रताओं के हिसाब से, जैसे लाल रंग कई प्रकार का हो सकता है, ईंट सा लाल, रक्त सा लाल, टमाटर सा लाल, रूबी सा लाल, गाजर सा लाल। हम किस तरीके से कर सकते हैं कि रंगों के विभिन्न मान होते हैं, हम रंग को किस तरीके से पहचान सकते हैं कि उसके बहुत सारे विभिन्न जो मान होते हैं। हमने मान ऊपर देखा था, गहरापन या फिर हल्कापन होता है जो कि हमें रंग से पता चलता है ना। और हमने तीव्रता भी देखी थी, जो मंदन या चमक होती है हमारी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसमें मेनली यही है, फर्स्ट पॉइंट में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से हम रंगों के विभिन्न मान से पता लगा सकते हैं, उसकी तीव्रता से पता लगा सकते हैं। हमने एक लाल रंग जो है यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब लाल रंग एक रंग का तो नहीं होता, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया कि ईंट सा लाल हो गया है, रक्त सा लाल हो गया है, टमाटर सा लाल हो गया है लाल, लेकिन क्या है, अलग अलग नामों से हम इसको जान रहे हैं। कोई या तो हल्का है या फिर कोई गाढ़ा है, अपना मान जो है उनका अलग है, तीव्रता भी उनकी अलग है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो रंग के है पहचान हम कर सकते हैं, किससे, मान और तीव्रता से। ठीक है, फर्स्ट आपका ये पॉइंट आ जाएगा। सेकंड क्या है, रंगों के प्राकृतिक स्रोतों के हिसाब से, जैसे फल, फूल, पेड़, खाद्य पदार्थ, पशु, पक्षी, पत्थर, धातु, खनिज। अब क्या है, रंगों के बहुत सारे प्राकृतिक स्रोत भी है, बहुत सारे रंग क्या है प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, है ना। अब हमने क्या है, अन्य चीजों को हमने क्या है खुद उत्पादित कर लिया है, लेकिन क्या है, शुरुआत में प्रकृति से जब हम वो चीजें प्राप्त हुई है, उसके बाद ही तो हम उसके बारे में जान सके हैं। ठीक है, तो वही है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके बहुत सारे रंगों को पहचानने के प्राकृतिक स्रोत भी है। उसमें क्या है, हमारे प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएंगे, पेड़ वगैरह है, पेड़ से बनी चीजें हैं, वही सारी चीजें आएंगी, है ना, प्रकृति से प्राप्त। तो जैसे फल, फूल, पेड़, खाद्य पदार्थ, पशु पक्षी जो है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, प्राकृतिक स्रोत में आ जाएंगे। ठीक है, अब पैटर्न शेड कार्ड, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये क्या है, पैटर्न शेड कार्ड रंगों, आभाओं और यहाँ पे रंगतों, ठीक है, हाँ सही है, ये रंगतों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, हमारा जो पैटर्न शेड कार्ड है, ये क्या करता है, हमारी जो आभा है, रंग है और रंगत है, इसको क्या करता है, विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है। किस प्रकार का हमने पैटर्न पहन रखा है, किस प्रकार का हमने डिजाइन पहन रखा है, किस प्रकार का हमने रंग पहन रखा है, तो ये क्या करता है, जो इसकी तीव्रता होती है, इसको अलग अलग चीजों के साथ क्या है, प्रदर्शित करता है। कौन करता है, हमारा पैटर्न शेड कार्ड। ठीक है, प्रत्येक को एक कोड संख्या दी गई है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या करते हैं, हमने जो वस्त्र पहने हैं, जो हमने डिजाइन जो है उसको चूज किया है, तो उसमें जो रंग होते हैं, उसकी आभाएं होती है, उसकी डिजाइन वगैरह होती है, उसकी रंगत होती है, वो क्या करता है, इसको लोगों तक विभिन्न तीव्रताओं से पहुंचाता है। तीव्र आंखों की हम तीव्रता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से आंखों में मतलब ये रंग जो है लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आकर्षित लग रहा है, तो इसके लिए क्या है, इसको बहुत सारे कोड भी दिए गए हुए हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार भी किए गए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी क्या है, अच्छी तरीके से याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है, वस्त्र में रंग विभिन्न स्तर पर किए जा सकते हैं, उसको हम समझते हैं कि किन किन स्तरों पे हम क्या कर सकते हैं, वस्त्र को हम रंग सकते हैं।
ठीक है, वो हमें समझना है। तो क्या है यहाँ पे हम फर्स्ट देख लेते हैं रेशे के स्तर पर, धागे के स्तर पर और वस्त्र के स्तर पर। ठीक है, हम इन इन चीजों के द्वारा क्या कर सकते हैं, इन इन स्तरों पर हम वस्त्रों को रंग सकते हैं। फर्स्ट हम रेशे देख लेते हैं। रेशे की हम बात कर ले तो क्या है, कपड़े की शुरुआती जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं रेशे, है ना। तो यहाँ पे हम रेशे की बात कर लेते हैं। तो क्या है, कई बार रेशों को रंगा जा सकता है। यह तब किया जाता है जब रेशे आसानी से रंगे नहीं जा सकते हैं या डिजाइन में ऐसे धागे की आवश्यकता हो जिसे बहुरंगीय रेशे हो। अब हम बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस देखते हैं जो कि अलग अलग कलर की होती है ना। एक ही ड्रेस में क्या है, अलग अलग कलर का यूज किया जाता है। तो वहां पे क्या है, हमें बहुरंगीय रेशे मतलब जिसमें बहुत सारे रंग हो ऐसे रेशे की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशों को रंगते हैं। रेशे के स्तर पे ही हम क्या करते हैं, रंगावट को चालू कर देते हैं। ठीक है, रेशे के स्तर पर रंगाई कम की जाती है। क्यों? क्योंकि ये काफी महंगा है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया काफी महंगी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, रेशे के स्तर पर जो रंगाई है वो काफी कम करते हैं। हम रेशे की बात कर ले तो वो इस प्रकार से है। इसकी रंगाई करने में कितना लगेगा, हम अब एक रेशा है, हमें वस्त्र क्या है, वस्त्र के लिए कम से कम बहुत हजारों लाखों करोड़ों रेशों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो उसकी रंगाई के लिए क्या है, ये काफी महंगी प्रक्रिया जो है वो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम धागे के स्तर पर देख लेते हैं। धागे के स्तर पर क्या है, कई बार धागों को रंगा जाता है जिससे बहुविध डिजाइन की रचना करने में मदद मिलती है। जैसे बुनी हुई धारीदार पट्टियां, चौकदार कपड़ा। ये हमारा थोड़ा गलत हो चुका है, ठीक है, इसको आप मत देखिएगा। जरी और जैकार्ड, जब धागों की बंधाई और रंगाई की जाती है तो सुंदर इकत पैटर्न तैयार होता है। अब क्या है, जब हमने धागे के स्तर पर ही रंगाई कर दी है, धागा जो है, हम धागे की बात कर ली, उसी स्तर पर हमने जब रंगाई चालू कर दी है तो इससे क्या है, बहुत सारे खूबियां जो है, पैटर्न वगैरह है, अच्छे पैटर्न उत्पन्न होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ड्रेस को और ज्यादा आकर्षित बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कौन कौन सी चीजें हमें मिलती है, बुनी हुई धारीदार पट्टियां हो गई, चौकदार कपड़ा हो गया, ये सारी चीजें क्या है, हमें धागे के स्तर पर रंगाई से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, वस्त्र के स्तर पर यहाँ बता रखा है, जब वस्त्र तैयार हो चुका है उसके स्तर पर जब हम देखते हैं तो क्या है, इसमें तैयार वस्त्र को एक रंग में बंधाई और रंगाई या बाटिक प्रक्रिया द्वारा रंगा जाता है। यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है। तो सबसे ज्यादा लोग क्या है, इसी को प्रेफर करते हैं कि वस्त्र के स्तर पर ही हम रंगाई जो है उसको कंप्लीट कर ले। जब वस्त्र रेडी हो चुका है तो हम इन विधि द्वारा, बंधाई हो गया, रंगाई हो गया या बाटिक प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, वस्त्रों को रंग लेते हैं। ठीक है, और ये काफी प्रचलित प्रक्रिया भी है। वस्त्र के स्तर पर रंगाई चित्रकारी, छपाई, कसीदाकारी, पैच अथवा गोटा पट्टी द्वारा की जाती है। हम ये सारी चीजें क्या है, वस्त्र के स्तर पर रंगाई के द्वारा इन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं अपने वस्त्रों पे। ठीक है, मेनली यहाँ पे आपको ये बताया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका रंग योजना और रंग सम्मेलन, इसको हम समझते हैं क्या है। तो रंग योजना या रंग सम्मेलन, विभिन्न रंगों को एक सुनियोजित ढंग से प्रयोग करना रंग योजना अथवा रंग सम्मेलन कहलाता है। अब क्या कर रहे हैं हम, रंग योजना, किसी भी ड्रेस पे हमने कोई भी कलर, ब्लैक के साथ येलो हमने एक ड्रेस में फिट कर दिया है, लहंगा है, हम लहंगे की बात कर लेते हैं, ब्लैक के साथ येलो है, क्या वो कुछ ठीक लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। अगर हम कोई कलर ले रहे हैं तो इस तरीके से ले कि उनका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा हो, काफी अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि रंग योजना, हम रंगों क्या कर रहे हैं, योजना के साथ लेके चल रहे हैं, उसी को हम रंग योजना या रंग सम्मेलन कह रहे हैं। सम्मेलन मतलब हम दो रंगों को आपस में मिला रहे हैं, है ना। तो कोई अच्छा रंग, इस प्रकार का हम रंग बनाएंगे जो कि आकर्षित हो, है। हम कोई भी ऐसे कलर तो हम मिला नहीं देंगे जो कि जो ग्राहक है उसको पसंद में ना आए। तो वही हमारा क्या है, रंग सम्मेलन हो जाएगा या रंग योजना हो जाएगा। हम जब दो प्रकार के रंगों को अगर हम एक ड्रेस में रख रहे हैं तो एक योजना के साथ रखिए जो कि काफी अच्छा और अट्रैक्टिव जो है वो लगे। ठीक है, तो ये हमारा रंग योजना या रंग सम्मेलन होगा। अब हम नीचे देख लेते हैं, तो यहाँ पे रंग योजना के हमारे प्रकार जो है बताए गए हैं। ये प्रकार को आप देख लीजिए, इसको हम आगे क्या है नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि एक वर्णीय सुमेलन हो गया, अवर्णीय सुमेलन, विशिष्टतापूर्ण उदासीन सुमेलन, अनुरूप सुमेलन, पूरक सुमेलन, दोहरा पूरक सुमेलन, विभाजित पूरक सुमेलन, अनुरूप पूरक सम्मेलन और ऋणात्मक सुमेलन।
इसको हम क्या करेंगे आगे जो है समझेंगे। ये हमारे क्या है, रंग योजना के प्रकार है। ठीक है, हम किस प्रकार से रंग योजना को अच्छी तरीके से बरकरार जो है वो रख सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, रंग योजना का जो यूज है, इस्तेमाल है, वो हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बंधित रंग योजना सुमेलन है। बंधित मतलब जो कि बंधी हुई है, हमें इस प्रकार के रंगों का यूज जो है वो करना चाहिए। जो रंग योजनाएं रंग चक्र के नजदीक वाले रंगों का प्रयोग करके बनती है, यह 4 प्रकार की होती है। अब ये क्या है, हमारी जो बंधित रंग योजना, ये क्या है हमारी, तो जो हमारी रंग योजना चक्र है उसके नजदीक जो रंग होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे चक्र अगर इस तरीके से हम बना ले तो सबसे जो नजदीक होगा उन रंगों की हम बात कर ले, वो किस में आएंगे, हमारे बंधित रंग योजना में आएंगे, जो कि हमारे 4 प्रकार के होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। एक वर्णी सुमेलन है, अवर्णी सुमेलन है, विशिष्टापूर्ण उदासीन सम्मेलन है और अनुरूप सुमेलन है। ये हमारे किस में आएंगे, जो कि रंग चक्र के सबसे नजदीकी होते हैं। ठीक है, ये सारे हैं उसके अंदर। अब इसको हम समझ लेते हैं, इसमें क्या है। एक वर्णी सुमेलन में क्या है, यह रंग योजना का एक रंग पर आधारित होती है। ये क्या करता है, यह रंग योजना के एक ही रंग पर आधारित होती है। इसमें एक रंग विभिन्न मान एवं तीव्रताएं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हम एक वर्णी की बात कर ले तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही हम रंग ले रहे हैं, कोई सा भी हम एक रंग ले रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसके विभिन्न मान है और विभिन्न तीव्रता है। ठीक है, हम विभिन्न तीव्रताओं को, विभिन्न मानों को, मतलब उसका गहरापन, हल्कापन या फिर उसका जो मंदन है या चमक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, विभिन्न रूपों में उसका प्रयोग जो है वो कर रहे हैं एक ही रंग का। ठीक है, जैसे लाल, गुलाबी और मेहरून। आपको ये जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने लाल के बारे में तो कितना पढ़ा था, ईंट सा लाल हो गया, टमाटर सा लाल हो गया, बहुत सारे लाल हमने ऊपर देखे थे, है ना। तो वही इसमें बताया है कि किस तरीके से हमने इसमें क्या किया है, हमने एक रंग ले लिया है, लेकिन इसके बहुत सारे हमने मान जो है और बहुत सारी तीव्रता जो है हमने वो जो निकाल ली है। ठीक है, तो आपके एक वर्णी सुमेलन में यही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, अवर्णी सुमेलन। इसमें क्या है, इस रंग योजना में केवल उदासीन रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफेद हो गया, काला हो गया। यहाँ पे अवर्णी दे रखा है, आप इससे याद कर सकते हैं। हम लगा दे तो कहीं पे हम बोलते हैं ना, रुकावट आ गई है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, हम यहाँ पे इस प्रकार के रंगों का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने ऊपर देखा था, सफेद के बारे में, हमने काले के बारे में, धूसर के बारे में पढ़ा था। ये क्या है, रंग नहीं होते हैं लेकिन रंग की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो यही है कि ये क्या है, इसमें सिर्फ उदासीन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि सफेद है और काला है हमारा। ठीक है, अवर्णी सुमेलन में। फिर विशिष्टापूर्ण उदासीन सम्मेलन दे रखा है यहाँ पे। इसमें क्या है, इस रंग योजना में एक उदासीन रंग व अन्य रंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, विशिष्टापूर्ण में एक हमने उदासीन रंग ले लिया, काला ले लिया मान लेते हैं, या फिर हमने सफेद ही ले लिया, और अन्य हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई और रंग जो है यहाँ पे बता दिया कि हम क्या करते हैं, उदासीन रंग लेते हैं या फिर कोई अन्य रंग इसके साथ हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लाल ले लिया और यहाँ पे हमने गुलाबी ले लिया। काला प्लस हमारा लाल क्या बन जाएगा, ये हम देखें तो मेहरून एक तरीके से है हमारा बन जाएगा। या फिर हम सफेद प्लस गुलाबी कर दें तो हमारा लाल रंग जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, है ना। लाल या हम डार्क लाल बोल सकते हैं। इस तरीके का रंग क्या है, उत्पन्न हो सकता है हमारा इन रंगों से। तो यहाँ पे क्या है, एक उदासीन रंग लिया गया है और एक क्या है, अन्य रंग लिया गया है। हमने इसको जब ऐड कर दिया है तो इससे क्या हुआ है, ये विशिष्टापूर्ण उदासीन सम्मेलन बन चुका है। हमने उदासीन रंग को, जो विशिष्ट रंग होते हैं, उसको मिला दिया। आप इस तरीके से जो नाम है याद रख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हमने क्या किया है, उदासीन रंगों के साथ जो विशिष्ट रंग होते हैं उनको मिला दिया है और हमने क्या बना लिया है, इनका सम्मेलन बना लिया है, इनको मिला के इनको सुमेलित कर लिया है। इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, विशिष्टापूर्ण उदासीन सम्मेलन। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा और ये पूरा 100 है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत मिसप्रिंटिंग जो होगी उसके लिए सॉरी, बाकी मैं आपको ठीक जो है वो करवाती चलूंगी अगर कहीं कोई गलती और नजर आएगी तो।
ठीक, तो ये हमारा इसमें था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अनुरूप सुमेलन बता रखा है। अनुरूप, ठीक है, तो क्या है, इस रंग योजना में वर्ण चक्र के समीप के 2 या 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पीला है, पीला हरा और हरा है हमारा। हम इनका यूज क्या करते हैं, अनुरूप सुमेलन में करते हैं, जो कि हमारे वर्ण चक्र, हमने यहाँ पे इस तरीके से देख लिया था, हमारा जो रंग चक्र है इसके क्या है, सबसे नजदीकी रंग जो है वो होते हैं। ठीक है, हमारे अनुरूप सुमेलन में ये आते हैं। तो आई होप आपको ये सारे जो है पॉइंट समझ में आ गया होगा, जो कि हमारे किस में आएंगे, बंधित रंग सुमेलन योजना में आएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नीचे जो है अन्य रंग है उसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट आपका आ गया है विषम रंग योजनाएं। इसी में हमने 2 देख लिया था ना यहाँ पे, जैसे कि ये जो हमारा आ जाएगा बंधित रंग योजनाओं में आ जाएगा, और ये हमारा विषम जो है हमारी रंग योजना है उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये हमारा विषम रंग योजना है सुमेलन। तो क्या है, जो रंग योजना रंग चक्र के दूर वाले रंगों के क्या है, रंगों का प्रयोग करके बनती है, विषम रंग योजना कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। बंधित कौन सी होती है, हमारी रंग चक्र के सबसे समीप होती है। हम रंग चक्र की बात कर ले, इस तरीके से मैं आपको एज एग्जाम्पल बता देती हूँ कि ये रंग चक्र है। ठीक है, यहाँ पे कोई रंग जो है उत्पन्न हो रहा है। अब ये रंग क्या है, सबसे समीप होंगे इधर के पास के जो रंग है। हमने क्या किया, ऊपर बंधित रंग में वो पढ़ लिया, कौन कौन से थे हमारे, हमने वो देख लिए। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे दूर की बात कर ले, यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये हमारा रंग चक्र का हम स्टार्टिंग बोल देते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, बाकी रंग यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब ये ज्यादा पास होंगे इसके, ये तो काफी दूर होंगे यहाँ से। तो हमारा क्या है, विषम रंग योजना में क्या करेंगे हम, जो कि हमारे रंग चक्र से काफी दूर रंग होंगे, हम उनका इस्तेमाल इसमें करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, और ये कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ आपको पूरक सुमेलन में रखा है। पूरक सुमेलन की हम बात कर ले तो क्या है, इस रंग योजना में 2 रंगों का उपयोग होता है जो वर्ण चक्र में एक ठीक समान सामने होते हैं, जैसे लाल और हरा, नीला और नारंगी। पूरक रंग सुमेलन में हम क्या करते हैं, उन रंगों का इस्तेमाल करते हैं, उन 2 रंगों का इस्तेमाल करते हैं जो कि रंग चक्र में एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर होते हैं, एक दूसरे के सामने। ठीक, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा लाल हो गया, हरा, नीला और नारंगी। ठीक है, ये नारंगी आपको याद रखना, ऑरेंज है, आप भूलिएगा मत। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका आ गया है दोहरा पूरक रंग। ठीक है, दोहरा पूरक सुमेलन, इसमें हम देख लेते हैं तो क्या है, इस रंग योजना में 2 पूरक युगल होते हैं जो सामान्यतः, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, जैसे लाल, हरा, बैंगनी, पीला। दोहरा पूरक सुमेलन में क्या होता है, हम उन रंगों का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। हम यहाँ पे जो रंग की अभी हम सबसे पहले वाले पॉइंट में हमने बात की पूरक सुमेलन, उसमें क्या है, हमने 2 समांतर रंगों की बात की थी। अगर एक रंग यहाँ पे है तो एक रंग का स्थान यहाँ पे होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर पे होंगे। अब हमने क्या है, दोहरा पूरक सुमेलन की बात कर ली है, तो हमने क्या किया है, जो कि इस योजना में क्या करते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। या तो कोई रंग यहाँ पे होगा, इन दोनों की हम बात कर ले, या फिर यहाँ की रंग की बात कर ले, ये क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं तो या तो इधर के रंग या फिर इधर के रंग एक दूसरे के पड़ोसी कहलाएंगे। तो हम दोहरे पूरक सुमेलन में क्या करते हैं, जो रंग एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ बता रखा है लाल, हरा, बैंगनी, पीला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब क्या है, विभाजित पूरक सुमेलन यहाँ आपको बता रखा है, इसमें हम देख लेते हैं क्या है। तो इस रंग योजना में एक रंग और उसके पूरक रंग के दाएं बाएं वाले रंगों का प्रयोग करके रंग योजना बनाई जाती है, जैसे लाल, नीला, हरा और पीला है यहाँ पे, पीला और हरा। तो अब यहाँ पे क्या हमने बात की है, हम यही फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे हमने रंगों की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रंग चक्र का फर्स्ट रंग है, हम इसकी बात कर लेते हैं। रंग चक्र यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। अब हम विभाजित पूरक सुमेलन में क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने यहाँ पे समांतर देखा था जो कि एक दूसरे के समांतर में है। सेकंड में हमने क्या देख लिया, जो कि एक दूसरे के पड़ोसी है। ठीक है,
अब हम थर्ड में क्या देख रहे हैं, जो हमारा विभाजित पूरक सुमेलन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपनी जो दाएं बाएं जो भी इसके पड़ोसी है, दाएं और बाएं दोनों तरफ, यहाँ आपको नहीं बता रखा था कि दायां है या बायां है, यहाँ आपको बता रखा है कि ये दाएं बाएं दोनों तरफ क्या करता है, रंगों का सुमेलन जो है वो करता है और एक रंग जो है उत्पादित जो है वो करता है। ठीक है, ये हमारा किस में आ जाएगा, विभाजित पूरक सुमेलन में आ जाएगा। ठीक है, अब अनुरूप पूरक सुमेलन की हम बात कर ले तो यहाँ पे क्या है, यह रंग योजना अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन होती है। ये रंग योजना क्या होती है, हमारी अनुरूप भी होती है और पूरक योजनाओं का संयोजन होती है, मतलब ये मिलजुल कर बनी हुई होती है। ठीक है, पड़ोसी रंगों के लिए समूह में प्रधानता के पूरक का चयन किया जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, अनुरूप पूरक सुमेलन में क्या किया जा रहा है कि जो भी पड़ोसी रंग है, आसपास के रंग है, इनके लिए क्या है, जो कि इनका प्रधानता मतलब जहां से ये मिलकर बने हैं उसका चयन किया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरक रंगों का जिसमें चयन है वो करते हैं जो कि प्रधान होते हैं, किसके द्वारा, अनुरूप पूरक सुमेलन में ये जो प्रक्रिया है वो चलती है। ठीक है, जैसे लाल हो बैंगनी, बैंगनी एवं पीला, पीला हरा या फिर हरा। ठीक है, ये सारे कलर क्या है, हमारे अनुरूप पूरक सुमेलन में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, ऋणात्मक सुमेलन। अब इसमें क्या है कि इस रंग योजना में 3 रंगों का संयोजन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे 3 रंग है, इसका संयोजन जो है हम करते हैं, जो रंग चक्र पर समान भुजाओं वाला त्रिकोण बनाते हैं, जैसे कि लाल, नीला, पीला। अब ये क्या करें, एक तरीके से त्रिकोण जो है हमारा बना रहे हैं। ठीक है, लाल, नीला और पीला हम किस में कर रहे हैं, ये ऋणात्मक सुमेलन में कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, त्रिकोण का जो है निर्माण कर रहे हैं और साथ ही में क्या है, एक तरीके से जो रंग चक्र है उसको उत्पादित कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे जाएगा ये, और यहाँ पे क्या है, कलर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ऋणात्मक सुमेलन में क्या करते हैं, जो त्रिभुज बनाते हैं रंग, जिस प्रकार से अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग कॉर्नर पे होते हैं, उन रंगों का हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुमेलन करते हैं। एग्जाम्पल में आपको बता रखा है, लाल, नीला, पीला, ये कहाँ पर होते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और उनके कोनों पर रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ चुका है बुनावट। अब हम बुनावट को समझेंगे, किस तरीके से बुनावट की जाती है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि फालतू के चैप्टर्स दे रखे हमारे लाइफ से क्या रिलेटेड है, तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना तो आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, आप सोचते ना सब्जेक्ट्स के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ के हमें क्या मिलेगा, हमने मतलब पढ़ा है लेकिन क्या है आगे कभी यूज आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आपने यहाँ से अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आपको क्या है, जो आपकी बेस होगा वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत क्या है पता रहेगा इसके बारे में। सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात नहीं करी, मैं बाकी अन्य सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, जो कि सभी क्या है बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बेसिक नॉलेज के लिए हमारे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं बुनावट के बारे में। तो क्या है, बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदन अनुभूति है जो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को कहते हैं। अब इतनी हार्ड है ना, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पे क्या है, बुनावट क्या है, दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है। बुनावट में हम क्या करते हैं, वस्त्र है या बुनावटी जो हमने तैयार किया है जिस चीज को, उसको हम छू भी सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो हमें समक्ष क्या है, हमारे समक्ष दिखाई भी देता है, हम उसको छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके बारे में हम अपनी बातों को रख भी सकते हैं। ठीक है, जो वस्त्र की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को कहते हैं, जो गुणवत्ता को है। अब ये क्या है, स्पर्शी मतलब यहाँ पे हमारा छूना आ जाएगा और दृश्य मतलब देखना आ जाएगा। हम इसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं और इसकी गुणवत्ता के बारे में हम बातें भी कर सकते हैं। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, बुनावट में आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि हम जो बुनावट है उसको हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं बुनावट को हम किस तरीके से समझते हैं। तो क्या है, वह कैसा दिखाई देता है। हम बुनावट की बात कर ले तो किस प्रकार का दिखाई देता है, किस तरीके से उसकी बुनावट जो है, कोई वस्त्र है उसकी बुनाई हमने किस प्रकार से की, उसका बुनावट किस प्रकार से किया गया है। तो हम क्या है, सबसे पहले ये फोकस करेंगे। तो चमकीला है, मंद है, अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है, घना है, चिकन है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे चिकना आएगा। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा हम चाहे तो ऐसे वर्ड का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे चिकना आएगा। ठीक है, वह कैसा दिखाई देता है हमने फर्स्ट देख लिया। अब हम क्या करेंगे, उस वस्त्र के बारे में, उसकी बुनाई को हम देख रहे हैं। फर्स्ट हम यही क्वेश्चन करेंगे वो कैसा दिखता है। तो अच्छा है, चमकीला है, मंदन मतलब रंग हल्का है या गाढ़ा है, हम ये सारी चीजें देखेंगे। अपारदर्शी है या पारदर्शी है, उसके आसपास दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, या पारभासी है, हल्का फुल्का दिखता है और हल्का फुल्का नहीं दिखता है। ये सारी चीजें क्या है, हम उसमें फर्स्ट वस्त्रों की बुनावट में हम ये सारी चीजों को नोटिस करेंगे। फिर क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब वो किस प्रकार से है, ढीला है, टाइट है, ये सारी चीजें क्या है हम इसमें देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट छूने पर कैसा लगता है। वस्त्र हम क्या है, उसको हमें पहनना है ना, तो हमारे लिए कंफर्टेबल है या नहीं हम ये भी देखेंगे। तो वही है कि वो छूने पर कैसा लगता है, नरम, कड़क, रूखा, समतल, उबड़ खाबड़ सतह वाला, या फिर जो है दानेदार, वो हमें नजर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है हम बुनावट में सब सर्वप्रथम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि वस्त्र की बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब किस प्रकार से हम वस्त्र की बुनावट को क्या है हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रूफ किया जा रहा है कि वो वस्त्र की बुनावट किस प्रकार से बनी हुई है, किस प्रकार से है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो क्या है, फर्स्ट यहाँ रेशा दे रखा है आपको कि रेशा क्या है। रेशों के प्रकार प्राकृतिक या मानव निर्मित, उसकी लंबाई, उत्कृष्टता और पृष्ठीय गुण। अब हम रेशे की बात कर लेते हैं, किस प्रकार के गुण होते हैं। हम यहाँ पे हम रेशे देखते हैं ना, प्राकृतिक निर्मित भी होते हैं, बहुत सारे मानव निर्मित रेशे भी होते हैं। तो क्या है कि रेशे की प्रकृति किस प्रकार की है, वो प्रकृति से प्राप्त है या फिर मानव निर्मित है, हम ये देखेंगे। और उसकी लंबाई कितनी है। बहुत सारे रेशे ऐसे होते हैं ना जो काफी खींच सकते हैं, लेकिन कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो कि जितनी साइज में होती है उससे ज्यादा उनकी साइज नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ये कारक है, हमारे कारक में आ जाएगा फर्स्ट हमारा रेशा आ जाएगा, जिसमें क्या है हम उसकी लंबाई के बारे में देखेंगे। उसकी हम क्या देखेंगे, उत्कृष्टता, कितना अच्छा है वो, कितना चमकीला वगैरह हम ये देखेंगे। या हम देखते हैं ना बहुत सारी ऐसी खूबियां देखते हैं कि सोखने शक्ति है या नहीं है, गर्मी में ठंडी में पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, ऐसी चीजें हम देखते हैं। तो ये सब क्या आ जाएगा, हमारे रेशे के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, धागों का संसाधन और धागों का प्रकार। अब यहाँ पे सेकंड कारक आ चुका है कि धागों का संसाधन हमने किस प्रकार से किया है और किस प्रकार के धागों का इस्तेमाल किया है। तो क्या है, संसाधन के विविध, संसाधन के समय समावेशी घुमाव, धागे की उत्कृष्टता और धागे का प्रकार। अब धागा क्या है, एक जो हम बुनावट है उसके लिए, वस्त्र की बुनावट के लिए काफी जरूरी होता है ना। हम धागे की बात कर ले तो क्या है, फर्स्ट हम रेशे की बात कर ले तो हमें स्ट्रॉन्ग रेशा चाहिए होता है, धागा भी हमें उसी प्रकार से चाहिए होता है। धागा अगर अच्छा होगा उसके बाद ही क्या होगा, वस्त्र निखरेगा और वस्त्र काफी मजबूत होगा। तो वो सारी चीजें क्या है हम इसमें भी देखते हैं कि कितना अच्छा है, किस प्रकार से उसका यूज किया गया है, कितने गुण है उसके अंदर, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वस्त्र निर्माण तकनीक बता रखा है, किस प्रकार से हमने वस्त्र को निर्मित किया है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। हमने किस तरीके से बुनावट वगैरह की है, ये सारी चीजें इसमें फोकस की जाएगी। वस्त्र सज्जा, किस प्रकार से हमने उसको सजाया है, उसका बाहरी रूप, उसका आंतरिक रूप, हमने किस प्रकार से उसको तैयार किया है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक है, पृष्ठीय सजावट क्या है, ये हमारा क्या है, ये थोड़ा गलत हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, मखमली मुद्रण या सीधाकरी और सिलाई डिजाइन के प्रभाव। हमने पृष्ठीय सजावट मतलब बाहरी सजावट है उसको किस प्रकार से की है, किस प्रकार से हमने मखमली मुद्रण किया है या सीधाकरी की है, सिलाई किस प्रकार से किया है, किस प्रकार के डिजाइन लिए हैं जो कि उस वस्त्र को प्रभावी बनाएंगे। ये सारी चीजें हमारी क्या है, पृष्ठीय सजावट में देखी जाती है। तो आई होप आपको जो वस्त्र की बुनावट के कारक है वो आपको समझ में आ गए होंगे। कारकों में क्या है, इनके गुण के बारे में हमें बताना है कि रेशे में कौन से गुण होते हैं, धागे में कौन से गुण होते हैं, हमारे वस्त्र निर्माण की तकनीक किस प्रकार से की जाती है,
अच्छी तरीके से की गई होगी या नहीं की गई होगी, ये सारी चीजें क्या है, वस्त्र की बनावट को एक तरीके से इफेक्ट करती है। तो यही है, आपको ये सारी चीजें जो है वो बतानी थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वक्र रेखा, इसके बारे में हम समझेंगे कि वक्र रेखा क्या होती है। ठीक है, तो क्या है, वक्र रेखा किसी भी कोटि की गोलाई वाली रेखा होती है। ठीक, किसी भी कोटि की गोलाई वाली, वक्र आपने पढ़ा होगा ना, गोला जो होता है, तो किसी भी कोटि की क्या है, गोलाई वाली रेखा होती है। यह एक सरल चाप या जटिल मुक्त हाथ से खींचा गया वक्र होता है। या तो हमने क्या किया, इसको सरल तरीके से बनाया है या फिर कठिन तरीके से खींचतान की क्या है, इसको जो निर्माण है वो किया है। गोलाई की कोटि वक्र का निर्धारण करती है। अब गोलाई की कोटि क्या करती है, वक्र जो है हमारा गोला है उसका निर्धारण करती है। अल्प कोटि की गोलाई सीमित है और अधिक कोटि की गोलाई वृत्तीय और इसके नाम है। अब हमने क्या देखा है कि अल्प कोटि जो है हमारे, इसकी सीमित गोलाई है, ज्यादा गोलाई नहीं होती है। लेकिन जो हमारी अधिक कोटि की गोलाई है वो अलग अलग प्रकार की है, जैसे यहाँ बता रखा है, परवलय है, कुंडली है, विसर्पण है, केशपिन है, चाबुक की रस्सी है, वक्र रेखाएं हैं। ये क्या है, हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ बता रखा है, लंबी और लहराती हुई वक्र रेखा। अब यहाँ पे क्या है, लंबी भी है और लहराती हुई भी है, वो हमारी वक्र रेखा है। तो ये क्या है, ये बहुत ही मनोहर और लयबंद दिखाई देती है, काफी ज्यादा अच्छी लगती है। बड़े गोल वक्र, ये क्या है, एक नाट्य स्पर्शन प्रदान करती है और अमाप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है। मतलब एक तरीके से क्या है, इसको हम फालतू में हम बोल सकते हैं, क्या है, यहाँ बता रखा है कि नाट्य स्पर्श क्या है, प्रदान करती है और क्या है, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से इसका वेस्टेज तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस वर्ड का। ठीक है, छोटे हल्के वक्र होते हैं, ये क्या है, ये युवा एवं प्रफुल्ल होते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छे जो है वो लगते हैं। ठीक है, कौन से, हमारे छोटे हल्के वक्र। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, आकृतियां या आकार, उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ क्या है, आकृतियां या आकार में क्या है, रेखाओं को जोड़कर बनाए जाते हैं। आकृतियां या आकार हम क्या करते हैं, रेखे को जोड़कर ही बनाते हैं। जो हमारी रेखाएं होती हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं उसके बाद ही क्या है, कोई भी आकृति है। अब मैंने यहाँ से ये रेखा, आकृति में क्या है, फर्स्ट ये हमने यहाँ पे ले रखी है रेखा, इसमें जब मैं ये जोड़ दूंगी उसके बाद ये वाली डिजाइन जो है उत्पन्न हो जाएगी। मैं इसमें एक और रेखा जोड़ दूंगी तो इस तरीके से बन जाएगा। मैं चाहूँ तो अगर पत्ता बना रही हूँ तो मैं ये रेखा ले रही हूँ और ये रेखा ले रही हूँ, उसके अंदर एक और रेखा जो है वो डाल रही हूँ और इस तरीके से इसको बना रही हूँ। तो उसके बाद ही क्या है, जब हम रेखाओं को मिलाएंगे तो आकृति या डिजाइन जो है उत्पन्न होगी। यह द्वितीय हो सकती है, जैसे वस्त्र पर कोई चित्रकारी। ठीक है, हम यहाँ बता दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ये निर्मित कर दिया है। हम मोर देख लेते हैं, कहीं उसमें बना हुआ रहता है, मोर की हम बात कर लेते हैं, चिड़िया हो गया, या कुछ कुछ चीजें क्या है वस्त्रों पर बनाई जाती हैं। या त्रिवीय में हो सकती है, जैसे 3 या अधिक दिशाओं से देखा जा सकता है, जैसे मानव शरीर पर कोई पोशाक है ना। मानव शरीर की बात कर ले तो हर तरफ से डिजाइन होता है, आगे भी डिजाइन है, इधर भी डिजाइन होता है, इधर भी और पीछे की साइड में भी। तो ये इस प्रकार से होता है कि हम इसको तीनों तरफ से देख सकते हैं, जहां पे समान डिजाइन का उपयोग किया गया होता है। उपयोग की गई रेखाओं के गुण आकृति के गुण पर निर्धारित होते हैं। हमने जो भी रेखाएं यूज किया है किसके गुण पर आधारित होंगे, आकृति के गुण पर आधारित होंगे। ठीक है, अब यहाँ आकृतियों के 4 मूलभूत समूह बता रखे हैं आपको। तो क्या है, प्राकृतिक आकृतियां या प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तुओं की सामान्य आकृति जैसी होती है। प्राकृतिक आकृति क्या होती है, ये प्रकृति या मानव निर्मित वस्तु की सामान्य आकृति जैसी होती है। मतलब इस प्रकार से होती है कि प्रकृति की भी होती है और लेकिन मानव निर्मित जो आकृतियां होती है उस तरीके की भी होती है। मानव निर्मित हम प्राकृतिक की बात कर ले, मैंने बताया पशु पक्षी हो गए हैं, आजकल आप देखते हैं काफी जड़ी वाले जो हाथी के डिजाइन होती है वो बहुत ज्यादा चलते हैं। या फिर हम अलग चीजों की बात कर ले, वो सारी चीजें क्या है हम इसमें ऐड कर देते हैं। कोई हम नॉर्मल से डिजाइन भी ऐड कर देते हैं, इस प्रकार से हम कोई डिजाइन बना लेते हैं, सॉरी इस तरीके की डिजाइन जो है वो बनाई होती है उसके अंदर। तो क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार के डिजाइन हम यूज करते हैं जो कि प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित दोनों ही होते हैं। फिर फैशनेबल शैली आकृतियां, ये क्या है, ये सरलीकृत या संशोधित प्राकृतिक आकृतियां होती है। सरलीकृत मतलब क्या है, या तो ये आसानी से मतलब हमने क्या है चेंज करके लिया है, आसान करके लिया है इसको हमने, ठीक है। या फिर संशोधित प्राकृतिक आकृतियां होती है जो कि हमने प्रकृति से
ली होती है। ठीक है, ये हमारी किस में आ जाएगी, फैशनेबल शैली आकृतियां में आ जाएगी। इनका कुछ भाग विकृत या बढ़ा चढ़ाकर बनाया होता है। ज्यामितीय आकृतियां या गणितीय रूप से बनाई जाती है, जिन्हें पैमाना, कंपास या अन्य मापन उपकरणों का उपयोग कर बनाया जाता है। बहुत सारी हम डिजाइन, जैसे मैंने यहाँ पे त्रिभुज वाला ही बना दिया है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो एक तरीके से ज्यामिति का यूज करके, गणित का यूज करके इसका डिजाइन बनाया गया है, तो हम इस तरीके के भी जो डिजाइन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस जो है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी इसी में दे रखा है क्या है कि अमूर्त आकृतियां यह मुक्त रूप से होती है, ये किसी विशिष्ट वस्तु जैसे दिखाई नहीं देती है। अपने व्यक्तित्व संबंधों के कारण यह विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न विभिन्न वस्तुएं हो सकती है। अब हमारी अमूर्त आकृतियां क्या होती है, ये किस तरीके से ना, जैसे होते हैं ना आकर्षित बना रही है, उस तरीके से ये नजर नहीं आती। ये व्यक्तियों के जो व्यक्ति होता है उसके कंफर्टेबल के हिसाब से ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका पैटर्न आ चुका है, हम पैटर्न समझ लेते हैं। तो क्या है पैटर्न या प्रतिरूप, इसमें क्या है तब बनता है जब विभिन्न आकृतियां एक साथ समूहित की जाती है। यह आकृतियां एक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की भी हो सकती है। इन आकृतियों का समूह में भी प्रकृति, रूढ़ शैली का, ज्यामिति अथवा अमूर्त हो सकते हैं। हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। हम पैटर्न आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है, बहुत सारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिजाइन बना दिया है इस तरीके से, पूरे ड्रेस में बस ये एक डिजाइन है। क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन जब मैं इसके बहुत सारे समूह लयबंद तरीके से बना दूंगी तब ये क्या है, काफी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, वो आप सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने यहाँ बना दिया है। अगर मैं 3-4 और इस तरीके से बना दूं और ऐसी डिजाइन अगर ड्रेस में बन जाए, ऐसी बनेगी नहीं वैसे तो, इस तरीके से। अब इससे अलग डिजाइन आप देख लीजिएगा। अब इस तरीके से मैंने अगर डिजाइन बना दिया और ड्रेस में जब ये समूह के साथ बन रही है तो काफी निखर के आएगी। आपने लहंगे में देखा होगा, साड़ी में देखा किस तरीके से उनके कॉर्नर में हो गया, या साड़ी के आप पल्लू में देख लेते हैं, वहां पे जो बॉर्डरिंग वगैरह ही की जाती है, समूह में की जाती है, तो कितना आकर्षित लगता है। तो भाई यहाँ पे पैटर्नों की बात की गई है कि वो पैटर्न क्या है। एक तरीके से हम बहुत सारे पैटर्नों को समूह में लगाते हैं और उससे डिजाइन जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है, डिजाइन के सिद्धांत बता रखे हैं आपको कि वे नियम होते हैं जो संचालन करते हैं कि किसी प्रकार के श्रेष्ठतम तरीके से डिजाइन तत्वों को परस्पर मिलाया जाए। अब इसके डिजाइन के सिद्धांत में क्या है कि हमने जो भी पैटर्न लिया है, हम किस तरीके से अच्छे तरीके से उसको हम मिला के एक अच्छे डिजाइन का रूप जो है हम वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अनुपात आपका आ गया है, तो अनुपात की हम बात कर ले तो क्या है, इसका अर्थ है वस्तु के एक भाग के दूसरे भाग से संबंध। अनुपात हमारा क्या है कि वस्तु का एक भाग है, उसके दूसरे भाग से उसका कौन सा संबंध है वो इसमें आ जाएगा। यह संबंध माप, रंग, आकृति और बनावट में हो सकता है। अब ये माप क्या है, अलग अलग चीजों में हो सकता है। ठीक है, अनुपात सामान्यतः स्वर्णिम माध्यम पर आधारित होता है। अनुपात क्या है, इसका एक मान होता है, उस पर आधारित होता है। ठीक है, एक स्कर्ट और टॉप का स्वर्णिम माप क्या है, हमारा माध्यम क्या है, 3:5:8। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्या है, ये हमारा एक स्कर्ट और टॉप का एक माध्यम है, स्वर्णिम माध्यम है, इसका अनुपात है, कितना है, 3:5:8। वही हमारा पैंट कमीज का है, क्या है, 5:8:13। ठीक है, आपको ये जो है अनुपात याद रखनी है। ये क्या एक तरीके से डिस्टेंस बता रहा है, कलर का डिस्टेंस हो सकता है, मापन का डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, पोशाक में अनुपात लाने के विभिन्न तरीके होते हैं। अब कोई भी ड्रेस है उसका अनुपात हम किस तरीके से लाते हैं वो यहाँ पे आपको बताया गया है, तो हम देख लेते हैं। तो क्या है, रंग का अनुपात फर्स्ट यहाँ पे है। अब अनुपात अलग अलग तरीके से होते, मैंने बताया रंग का हो सकता है, मापन का हो सकता है। तो फर्स्ट यहाँ क्या है, रंग का अनुपात। स्वर्णिम माध्यम का उपयोग करते हुए रंग का अनुपात उत्पन्न करने के लिए कमीज और पैंट के विभिन्न रंग पहने जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सेम रंग के अगर पैंट और शर्ट पहने, यहाँ पे मेन एग्जांपल आपको दिया गया है किसके, रंग के अनुपात के लिए। तो हम क्या है, यहाँ पे अलग अलग जो रंग के शर्ट है, पैंट है, उसका यूज किया गया है। ठीक है, अनुपात के लिए। फिर बुनावट का अनुपात, किस प्रकार से इसकी बुनावट की गई है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे कि यह तब प्राप्त होता है जब पोशाक बनाने वाली सामग्री की विभिन्न बुनावटें पोशाक पहनने वाले व्यक्ति का साइज बढ़ा या
घटा देती है। अब हमारी बुनावट का अनुपात कब चेंज हो जाता है, हम देखते हैं ना कोई ड्रेस हमें टाइट होती है, कोई ड्रेस लूज होती है, तो क्या है ये गलती कहाँ से होती है, जब हम क्या है जो ड्रेस निर्माण करने वाला है वो गलती कर देता है, किसमें, हमारे बुनावट के अनुपात में। ठीक है, तो हमारा बुनावट का अनुपात भी काफी आवश्यक होता है। आकृति तथा रूप में अनुपात, ठीक, आकृति या फिर रूप में अनुपात है यहाँ पे। एक पोशाक में कलाकृतियों अथवा छपाई का साइज पहनने वाले साइज के अनुपात में होता है। छोटे बच्चे की पोशाक पर छोटे प्रिंट, बड़े बच्चों के पोशाक पर क्या है, बड़े प्रिंट उचित लगते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंटों की बात की गई है, आकृति की बात की गई है, किस प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर क्या है, छोटे प्रकार के जो चिन्ह होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, बड़े जो हम बोलते हैं युवा हो गए हैं, वृद्धजन हो गए हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं, बड़े प्रिंट वाले जो हमारी डिजाइन होती है, आकृतियां होती है, वो ज्यादा आवश्यक या अच्छी जो है वो लगती है। ठीक है, वही इसमें समझाया गया है। अब यहाँ नेक्स्ट आपका टॉपिक आ चुका है, ये क्या है हमारा, संतुलन। संतुलन क्या है, संतुलन का अर्थ है केंद्र बिंदु से भार का एक आयोग समान वितरण करना। अब संतुलन, हम संतुलित तो हम बोल सकते हैं क्या है, हमने दो चीजों को आपस में संतुलित कर रखा है, एक जगह उसको एकत्रित कर रखा है, ना वो इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। ठीक है, एक हम बोल सकते हैं एक शेप में, एक अच्छे फॉर्म में वो है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपना संतुलन बोलेंगे। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या है संतुलन का अर्थ, केंद्र बिंदु से भार का आयोग समान वितरण करना। अगर पोशाक में बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाए तो उसमें संतुलन होना आवश्यक है। ऊर्ध्वाधर हम रेखाओं की बात कर ले तो हम इस प्रकार से रेखे जो होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, जो कि इस तरीके की या फिर इस तरीके की होती है। ठीक है, तो हम क्या है इसमें क्या है, एक संतुलन जो है काफी आवश्यक होता है। ठीक है, अगर ये अलग अलग प्रकार से होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन एक समान प्रकार से, संतुलित प्रकार से होगी तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे संतुलन के प्रकार है, हम किस प्रकार से संतुलन ला सकते हैं ड्रेसों के अंदर, हम उसको समझ लेते हैं। तो क्या है, औपचारिक संतुलन यहाँ फर्स्ट दे रखा है, एक मानव शरीर सममित होता है, अर्थात केंद्रीय और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के दोनों और शरीर समान हो। अब हमने जो संतुलन बनाया है ड्रेस डिजाइन से लेकर, तो इस प्रकार से हम वो डिजाइन को बनाएंगे कि क्या है, जो मानव शरीर है जब उसको पहने तो वो पूरे तरीके से क्या है, बिल्कुल समान हो। ठीक है, उसका हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अनौपचारिक क्षैतिज संतुलन, अगर किसी पोशाक के बीच में केंद्रीय और ऊर्ध्वाधर रेखा बनाई जाती है, उसका दायां और बायां हिस्सा एक समान ना हो तो उसे क्षैतिज अनौपचारिक संतुलन कहते हैं। ठीक है, जब क्या है, इसके दाएं और बाएं हिस्से जब समान नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक क्षैतिज संतुलन कहते हैं। रेडियल संतुलन क्या है, इस प्रकार के संतुलन में डिजाइन पोशाक के केंद्र बिंदु से दूसरी तरफ फैला होता है। अब इसमें डिजाइन क्या है, केंद्र बिंदु से, यहाँ से क्या है, दूसरी तरफ फैला हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना रेडियल संतुलन कहते हैं। यह बनाना आसान नहीं होता, परंतु पोशाक में नयापन देने के लिए क्या है, यह किया जाता है। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे डिजाइन देखे होंगे जो कि ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं, बीच में ही होते हैं, लेकिन यहाँ से क्या है, एक शेप में घूम रहे होते हैं। तो क्या है, ये डिजाइन काफी आकर्षित भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये बनाना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके संतुलन के प्रकार थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ आपका आवर्ती लय दे रखा है, इसको हम समझ लेते हैं। आवर्ती लय क्या है, आवर्तिता का अर्थ है डिजाइन अथवा विवरण की रेखाओं, रंगों अथवा अन्य तत्वों को दोहराकर पैटर्न का सृजन करना। अब आवर्ती लय, हम कोई भी क्या है, डिजाइन हो गया, रंग हो गया, रेखा हो गया, इसको हम क्या कर रहे हैं, दोबारा दोहराकर पैटर्न जो है उसको निर्मित कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, आवर्ती लय जो है वो बोलेंगे, जिसके माध्यम से पदार्थ या पोशाक आंखों को अच्छी लगती है। ठीक है, हम इसको क्या है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस जो पैटर्न है उसको बनाते हैं, उसको निर्मित करते हैं। ठीक है, आवर्ती लय निम्न प्रकार से चिन्हित की जा सकती है। हम आवर्ती लय को किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसको सजा सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या है, फर्स्ट दोहराकर। ठीक है, पोशाक में कशीदाकारी, लेस, बटन, पाइपिंग आदि को गले, बाजू, किनारों पर दोहराकर उसमें आवर्ती लाई जा सकती है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाने के क्या कर रहे हैं, जो गर्दन है, बाजुएं हो गई, हमारी कमर हो गई, वहां पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी अन्य जो कशीदाकारी है उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको क्या है, आकर्षित जो है वो बनाते हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव, पोशाक में कलाकृतियां, रेखाएं, बटन, रंग, बनावट की क्रमिक वृद्धि अथवा कमी करने की आवृत्तियां प्राप्त की जा सकती है, जैसे कमीज में कशीदाकारी, पैंट को छोटा बड़े क्रम में लगाना। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, उतार चढ़ाव, मतलब हम इस प्रकार से जो है कशीदाकारी कर रहे हैं जो कि देखने में काफी आकर्षित लगे। एग्जाम्पल में आपको बता रखा है कि हमने कमीज में क्या कर दी है, कशीदाकारी कर दी है, और पेन जो है उसके हमने इस प्रकार से उसको लगाया है कि वो देखने में काफी आकर्षित लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट विवरण दे रखा है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, आंखें एक केंद्र बिंदु से एक व्यवस्थित तरीके से गतिमान होती है, जैसे कि कमर की जो हमारी चुन्नटें हैं। अब आंखें क्या है, हमने कुछ इस प्रकार की ड्रेस पहन रखी है जहाँ पे क्या है, चून हमारी बनाई जाती है, चुन्नटें बनाई जाती है, तो किसी व्यक्ति की नजर सबसे पहले वहां पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या किया जाता है, वस्त्र को आकर्षित बनाने के लिए उसको निर्मित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ समांतरता बता रखा है। ये क्या है, यह तब सृजनित होती है जब एक तत्व एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, समांतरता, जब तत्व क्या है, एक दूसरे के समांतर होते हैं, और साथ ही में जैसे चुन्नटें अथवा स्कर्ट में धारीदार चुन्नटें होती है, ये सारी चीजें क्या है इसमें। रंग की धारियां भी किसी पोशाक में आवर्तिता का प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या समझा है कि जो भी हम रेखा देखते हैं, समांतरता मतलब एक दूसरे के समांतर में होती है, उसको हम ध्यान में रखते हैं। अब चुन्नटों की हम बात कर लेते हैं, अगर किसी सलवार की बात कर ले तो उसकी चुन्नटें किस प्रकार से होगी, ऐसी इस प्रकार से उसकी चुन्नटें यहाँ पे होती है ना, एक दूसरे के समांतर में ही होती है। तो यही यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि ये किस में आ जाएगी, हमारी किसी भी पोशाक की धारियां। अब ये धार में भी आती है ना, धारियां किसी पोशाक में आवर्तिता का प्रभाव उत्पन्न करती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा आकर्षित जो है वो लगता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट क्या है आपका, सामंजस्य बता रखा है। सामंजस्य मिलाना हम बोल सकते हैं, संतुलन बनाना हम बोल सकते हैं, ये सारी क्या है हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। सामंजस्य हमने बोल दिया, हमने क्या है दो चीजों को एक साथ मिक्स किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है, सामंजस्यता अथवा एकता पोशाक में तब उत्पन्न होती है। सामंजस्यता को हम क्या बोल सकते हैं, एकता भी बोल सकते हैं। कब उत्पन्न होती है, जब पोशाक के डिजाइन के सभी तत्व एक रोचक सामंजस्यपूर्ण प्रभाव के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब वस्त्र क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जब वस्त्र में एकता है, हम डिजाइन जो हमने डाला है, रंग जो हमने डाला है, आकृति जो डाली है, पैटर्न जो डाला है, एक साथ क्या है मिले जुले लगे, अच्छे लगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सामंजस्यता कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम सामंजस्य लाने के तरीके देख लेते हैं। क्या है, आकृति द्वारा सामंजस्यता या फिर बुनावट द्वारा सामंजस्यता। आकृति में क्या है, यह तब उत्पन्न होती है जब पोशाक के सभी भाग एक जैसी आकृति दर्शाते हैं। ठीक है, आकृति द्वारा कब होगी, जब पोशाक में जो भी हमने डिजाइन बनाए हैं, पैटर्न बनाए हैं, वो एक प्रकार की आकृति जो है वो हमें दिखाएंगे, तब हमारी आकृति द्वारा सामंजस्य उत्पन्न होगी। ठीक है, फिर बुनावट द्वारा सामंजस्य, इसमें क्या है, जब पोशाक कई भागों में होते हैं, सलवार, कुर्ता, दुपट्टा जैसे पोशाक के लिए सही बुनावट का उपयोग करके बुनावट में सामंजस्य सृजित किया जाता है। सूती सलवार कमीज के साथ सूती दुपट्टा अच्छा सामंजस्य स्थापित करता है। अब यहाँ पे क्या है बताया गया है, हमने वस्त्र लिए हैं तो अलग अलग तरीके से है, सूट है, सलवार है या चुन्नी है हमारी। हम देखते हैं कुर्ती होती है, लेगी होती है, उसके साथ दूसरी चुन्नी अभी हम ले लेते हैं। तो क्या है, ये अलग अलग प्रकार के हमारी ड्रेसेस है। हम सलवार की बात कर ले वो हमारा एक हो जाएगा, सूट की बात कर ले ये अलग हो जाएगा, चुन्नी की बात कर ले वो अलग हो जाएगा हमारा, है ना। तो जब हम इस प्रकार से जब इन तीन अलग अलग ड्रेसों को हम साथ में ले रहे हैं कि वो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपना बुनावट द्वारा सामंजस्य कहेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता रखा है कि अगर आपने सूती का सलवार सूट पहना है तो दुपट्टा भी क्या है, सूती का ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये समझ में आ गया होगा। आपको जो लास्ट टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। सॉरी, इसके बाद आपको जो कार्य क्षेत्र है वो भी रह जाएगा। इसमें क्या है कि क्या है, इसमें हम किस प्रकार से जीविका उत्पन्न कर सकते हैं, जीविका बना सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, रेशे के गुण, लाभ और सीमा तथा संसाधन का ज्ञान। जीविका के लिए हमें क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, रेशे के गुण के बारे में, उनके लाभ के बारे में, उनकी सीमाओं के बारे में। ठीक, नेक्स्ट, विभिन्न रेशों और वस्त्रों की रंगाई के गुण का ज्ञान। हमें इन सब, हम अगर वस्त्रों में ही अपना क्या है करियर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या है, वस्त्र से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड में हमारा रंगों का हो जाएगा कि रंगाई हमें किस प्रकार से करनी है, फिर डिजाइन के सिद्धांत का ज्ञान हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ बता रखा है कि क्या है, बहुत सारे संसाधन वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में दीर्घ व लघु अवधियों की जो है हमारी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एसोसिएट या फिर स्नातक की डिग्री देते हैं, जैसे गृह विज्ञान कॉलेज, निफ्ट, ITI आदि। अभी क्या करते हैं, हमारे जो हम वस्त्र से रिलेटेड, परिधान से रिलेटेड जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए क्या करते हैं, ये सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वस्त्र के परिधान में आपके कार्य क्षेत्र जो है उसको आप देख लीजिए। तो क्या है, हम वस्त्र निर्माण डिजाइनर उद्योग में काम कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, वस्त्र निर्माण कंपनी और फैशन प्रतिष्ठाओं के लिए कपड़े की डिजाइन का उत्पादन कर सकते हैं, डिजाइन एजेंसियां में काम कर सकते हैं, या फिर स्वतंत्र कार्यकर्ता डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन समन्वयक बन सकते हैं और फैशन चित्रकार भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इन जो हमारे हमने चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से हम कौन कौन से कार्य क्षेत्र जो है अपने क्या है हम उसमें करियर जो है बना सकते हैं, ये उनके नाम थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। अगर मैंने एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।